स्टूडेंट्स एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर। सबसे पहले आज की क्लास के टॉपिक को टारगेट करें स्टूडेंट अपन। तो आज की क्लास का टॉपिक होगा स्टूडेंट अपना हाइगेन्स सिद्धांत द्वारा प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। हाइगेन्स सिद्धांत पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि नहीं देखा है तो वहां जाकर देख सकते हो। हाइगेन्स सिद्धांत क्या होता है? हाइगेन्स सिद्धांत के आधार पर प्रकाश की तरंग प्रकृति को समझाया गया, जिसके आधार पर यह बताया गया कि प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में आगे चलता है, आगे बढ़ता है। सही है। उस हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन के नियमों की व्याख्या किस प्रकार की गई है वो डिस्कस आज की क्लास में करने वाले हैं। हाइगेन्स सिद्धांत द्वारा परावर्तन के नियमों को सिद्ध करेंगे और अपवर्तन के नियमों को सिद्ध करेंगे कि किस प्रकार हाइगेन्स सिद्धांत परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या कर पाता है। ये आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। तो उठाइए कॉपी और पेन और नोट्स के लिए तैयार हो जाइए। मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट। आज की क्लास का टॉपिक अपना हाइगेन्स सिद्धांत द्वारा प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करनी है। सही है। प्रकाश का जो परावर्तन है उस परावर्तन की घटना को रे ऑप्टिक्स में अपन पढ़ चुके हैं। प्रकाश के परावर्तन की घटना क्या होती है, तो उस प्रकाश के परावर्तन की घटना को, परावर्तन के नियमों को हाइगेन्स के सिद्धांत द्वारा यहां पर सिद्ध करना है। हाइगेन्स सिद्धांत द्वारा परावर्तन के नियमों की व्याख्या करनी है। परावर्तन का मुख्य नियम, प्रधान नियम यही था कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर सिद्ध करना है, लेकिन यहां पर प्रकाश किरणों के रूप नहीं, प्रकाश तरंगों के रूप में अर्थात तरंगाग्र के रूप में प्रकाश का आपतन कराते हैं किसी परावर्तक पृष्ठ पर और उससे परावर्तित तरंगाग्र को प्राप्त करते हैं, और उसके लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण में यह संबंध ज्ञात करना है। सही है। तो यहां पर हाइगेन्स सिद्धांत द्वारा प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करने के लिए यहां पर स्टूडेंट एक परावर्तक सतह ली जा रही है। देखो यहां पर अपने पास यहां पर ये एक्स वाई के रूप में एक परावर्तक सतह या कोई दर्पण ले लिया अपन ने, मान लो कि दर्पण ही ले लिया। एक परावर्तक सतह है एक्स वाई के रूप में यहां पर अपन ने दर्शा रखी है। सही है। इस परावर्तक सतह पर एक तरंगाग्र को आपतित कराते हैं, और मान लो यहां पर तरंगाग्र अपन एक समतल तरंगाग्र ही ले रहे हैं। सही है। एक समतल तरंगाग्र यहां पर लिया जा रहा है ईबी के रूप में। क्या ले रहे हैं? एक समतल तरंगाग्र ले रहे हैं अपन। क्या मान लो यहां पर AB के रूप में ये समतल तरंगाग्र है अपने पास। सही है। इस तरंगाग्र के लंबवत खींची गई जो रेखा है वो प्रकाश किरण को व्यक्त करती है। जो रेखा इस तरंगाग्र के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। सही है। तो यहां पर इस तरंगाग्र पर ये दो किरणें मान ली। यदि कुछ समय के लिए अपन तरंगाग्र AB को भूल जाएं तो अपने पास ये दो प्रकाश किरणें हैं जो इस परावर्तक सतह पर आपतित हो रही है। सही है। तो यहां पर समतल तरंगाग्र AB के रूप में जब इस परावर्तक सतह पर आपतित होता है तो उस स्थिति में यहां पर मान लो ये तरंगाग्र इस माध्यम में v वेग से आगे बढ़ रहा है। सही है। इसकी जो चाल दी हुई है उस माध्यम में क्या है, वो चाल v है। v वेग से यदि ये तरंगाग्र इस माध्यम में आगे बढ़ रहा है तो यहां पर इस तरंगाग्र का जो बिंदु B है ये बिंदु B इस परावर्तक सतह पर पहुंचने में t समय लेता है। ये अपने पास एक आपतित किरण मान लो एग्जांपल के तौर पर, तो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए स्टूडेंट। ये एक आपतित किरण है। सही है। मतलब यहां पर ये इस परावर्तक सतह के साथ में ये भी 90 डिग्री का, सॉरी तरंगाग्र की सतह के साथ में ये भी 90 डिग्री का कोण ही बनाएगी। सही है। तो इस तरंगाग्र का जो बिंदु B है वो इस सतह तक पहुंचने में, परावर्तक सतह तक पहुंचने में t समय लेता है। सही है। t समय लेता है। तो यहां से B से लेकर इस परावर्तक सतह की ये जो दूरी है, मान लो यहां पर परावर्तक सतह का ये बिंदु अपन ने नाम दे दिया C है। परावर्तक सतह के इस बिंदु को नाम क्या दे दिया अपन ने? C है। सही है।
तो यहां पर B से लेकर C तक पहुंचने में T समय लेता है, तो उस अवस्था में ये डिस्टेंस कितनी होगी स्टूडेंट, मतलब BC यहां पर कितनी होगी, T समय B से C तक पहुंचने में ले रहा है और चाल उसकी V है, तो BC का जो मान है स्टूडेंट यहां पर क्या हो जाएगा, VT। T समय में ये VT दूरी तय करेगा। सही स्टूडेंट, VT दूरी तय करके इस परावर्तक सतह पर पहुंच जाता है। क्लियर? यदि अपन इसी समय T की बात करें तो इसी समय T में से तरंगाग्र का जो बिंदु A है वो भी यहां से परावर्तित होकर द्वितीयक तरंगिकाएं बनाना प्रारंभ करता है। मतलब ये भी यहां पर इस परावर्तक सतह से परावर्तित होकर इस प्रकार द्वितीयक तरंगाग्र बनाता है, टर 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 आगे लगातार बढ़ता जाएगा, ये इससे परावर्तित होकर आगे जाएगा। तो यहां पर T समय की बात करें तो उस T समय में ये इस सतह से परावर्तित होकर कितनी दूरी तय करेगा, वही VT दूरी तय करेगा, क्योंकि समान माध्यम में, उसी माध्यम में है, उसी माध्यम में है, तो ये भी यहां से परावर्तित होकर कितनी दूरी तय करेगा, VT दूरी तय करेगा। तो यहां पर इस बिंदु A को केंद्र मानकर, इस बिंदु A को केंद्र मानकर इस उसी माध्यम में यहां पर एक चाप खींचते हैं, उसी माध्यम में एक चाप खींचते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है, VT। सही है, ये इस परावर्तक सतह से परावर्तित होकर T समय में वही VT दूरी तय कर रहा है, T समय में VT दूरी तय कर रहा है। तो यहां से A से लेकर इस चाप पर एक लंबवत रेखा खींचें, मतलब ये एक प्रकाश किरण जो परावर्तित होकर इस दिशा में जा रही है और ये इसके लंबवत स्ट्रेट जाएगी। सही है, और यहां पर बिंदु C से यदि इस चाप के ऊपर एक स्पर्श रेखा खींची जाए, मान लो ये बिंदु स्पर्श रेखा बिंदु D पर मिल रही है, तो यहां पर इस चाप के ऊपर खींची गई ये जो स्पर्श रेखा है अर्थात CD यहां पर परावर्तित तरंगाग्र होगा। सही है, तो यहां पर यदि अपन इस CD की बात करें तो इस CD से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये रेखा लेगी जो परावर्तित किरण होगी एग्जाम्पल के तौर। सही स्टूडेंट, तो यहां पर अपने पास क्या था, अपने पास यहां पर एक आपतित समतल तरंगाग्र है AB के रूप में, जो इसे परावर्तक सतह पर आपतित हो रहा है। सही है, ये सतह से परावर्तित होकर यहां पर CD के रूप में अपने को क्या मिल रहा है, परावर्तित समतल तरंगाग्र के रूप में ये CD अपने को प्राप्त हो रहा है। सही है, तो यहां पर आपतित तरंगाग्र के लिए मान लो इस बिंदु पर यह अभिलंब है, तो ये कोण यहां पर आपतन कोण I हो जाएगा। सही है, ये कोण यहां पर आपतन कोण I हो जाएगा। सही स्टूडेंट, अब यहां पर यदि अपन इस एंगल की बात करें, ये एंगल पूरा कितना है 90 डिग्री का, तो उस अवस्था में ये एंगल कितना रह जाएगा स्टूडेंट, 90 माइनस I, 90 में से, क्योंकि यहां पर ये इस तरंगाग्र पर लंबवत रेखा है, तो लंबवत रेखा तो यहां पर 90 में से कोण I को घटा दिया तो 90 माइनस I, यहां पर ये कोण शेष रह गया। सही है, अब यदि अपन इस कोण की बात करें, इस सरफेस के साथ में ये जो विलंब कोण बना रहा है ये क्या है 90 डिग्री। सही स्टूडेंट, ये 90 डिग्री है, तो उस अवस्था में यहां पर इस ब्लैक लाइन के साथ में ये जो कोण बन रहा है स्टूडेंट, ये कोण यहां पर क्या हो जाएगा, कोण I हो जाएगा। मतलब यहां पर इस आपतित तरंगाग्र के लिए जो आपतन कोण है वो आपतन कोण यहां पर I है। आपतन कोण क्या है यहां पर, ये I है। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर बिंदु C पर एक अभिलंब लेता हूं मैं। सही है, बिंदु C पर एक अभिलंब ले रहा हूं, तो यहां पर ये कोण परावर्तन कोण R है। सही है, ये कोण परावर्तन कोण R है। अब यहां पर ये कोण 90 डिग्री है, रेड लाइन के साथ में देखो तो 90 में से इस R को घटा देंगे तो ये कोण शेष रह जाएगा 90 माइनस R।
सही स्टूडेंट। और यहां पर ये रेड लाइन इस सरफेस के साथ में, क्योंकि अभिलंब यहां पर सरफेस के साथ में 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 90 में से इसको घटाएंगे तो ये कोण कितना रह जाएगा, आर। इसका मतलब परावर्तित तरंगाग्र के लिए जो परावर्तन कोण है वो क्या है, आर हो गया। सही है। यहां पर इस आपतित तरंगाग्र के साथ में ये कोण 90 डिग्री का बन रहा है, इस परावर्तित तरंगाग्र के साथ में ये कोण 90 डिग्री का बन रहा है। क्लियर है। बिंदु डी पर बिंदु बी पर ये कोण 90 डिग्री का बन रहा है। क्लियर है। ए से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस है वो वीटी रहेगा, और बी से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है वो वीटी रहेगा। सही है। तो डायग्राम के यहां पर, डायग्राम के आधार पर यहां पर स्पष्ट नजर आ गया होगा, स्पष्ट समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि यहां पर एक आपतित समतल तरंगाग्र इस परावर्तक सतह पर आपतित हो रहा है, जो इससे परावर्तित होकर परावर्तित तरंगाग्र सीडी के रूप में यहां पर अपने को प्राप्त हो रहा है। तो इस आपतित और परावर्तित तरंगाग्र के लिए जो आपतन कोण और परावर्तन कोण है उसमें रिलेशन ज्ञात करना है, मतलब परावर्तन के नियम को सिद्ध करना है यहां पर इसके लिए। सही है। तो यहां पर यदि अपन स्टूडेंट चित्र से देखें तो चित्र में अपन प्रूव कर चुके हैं, चित्र में क्या प्रूव कर चुके हैं स्टूडेंट कि यहां पर अपने पास जो भुजा एडी उसका मान क्या है, वीटी, और जो भुजा बीसी है उसका मान क्या है, वीटी। इन दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर है। डायग्राम में भुजा एडी और भुजा बीसी, इन दोनों भुजाओं की लंबाई इक्वल है। टी समय में ये दोनों वीटी दूरी तय करती है। सही है। यहां पर अब यहां पर स्टूडेंट यदि अपन इसी डायग्राम में देखें तो इसी डायग्राम में देखो यहां पर त्रिभुज है, अपने पास एक त्रिभुज आ रहा है यहां पर, क्या, ए बी सी, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज आ रहा है स्टूडेंट त्रिभुज ए डी सी सी, त्रिभुज ए डी सी। ये दो त्रिभुज अपने पास यहां पर प्राप्त हो रहे हैं। सही स्टूडेंट, मतलब दो त्रिभुज देखो यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं इनको अलग से। ये भुजा अपने पास एसी है। सही है। यहां पर ये बिंदु बी है, ये कोण 90 डिग्री बन रहा है, ये कोण आई। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज और है अपने पास, ये भुजा अपनी वही एसी है। सही है। यहां से ये कोण वही 90 डिग्री है जैसे इसमें था, और ये बिंदु अपने पास क्या है, डी, और यहां पर ये कोण क्या है, आर। ये दो त्रिभुज, इन्हीं दो त्रिभुजों की बात कर रहा हूं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी। सही है। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखो स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले देखें अपन कोण ए बी सी इज इक्वल कोण ए डी सी इज इक्वल 90 डिग्री। इन दोनों कोणों का मान क्या है, 90 डिग्री है। सही है। इसके साथ ही यहां पर यदि अपन भुजा एसी की बात करें, भुजा एसी ये क्या है, दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुजों में ये भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। सही है। मतलब यहां पर इन दोनों त्रिभुजों में तीन कंडीशन फुलफिल हो रही है। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है कि यहां पर इस पहले त्रिभुज में जो भुजा बीसी है वो इक्वल है भुजा एडी की, मतलब भुजा बीसी कितनी है, वीटी, और भुजा एडी कितनी है, वीटी। ये भुजा इक्वल है इसकी, और ये उभयनिष्ठ है। सही स्टूडेंट। यहां पर इन दोनों में ये कोण 90 डिग्री है। इसका मतलब यहां पर स्टूडेंट ये जो दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी लगभग इक्वल है किसके, त्रिभुज एबीसी। यदि यहां पर दोनों त्रिभुज लगभग इक्वल है, बराबर है, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये जो भुजा है वो जो भुजा एबी है वो इक्वल होगी भुजा सीडी की, क्योंकि उस अवस्था में ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। सही है।
दो त्रिभुजों के सर्वांग सम होने के लिए क्या कंडीशन है, या तो तीनों कोण बराबर हो या तीनों भुजाएं बराबर हो, या दो कोण और एक भुजा बराबर या दो भुजा और एक कोण बराबर होते हैं, तो उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। तो यहां पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, अर्थात बराबर है, समान त्रिभुज है। समान त्रिभुज है तो उस अवस्था में इन त्रिभुजों में, इन दोनों त्रिभुजों में जो तीनों कोण होंगे वो भी इक्वल होंगे। तीनों भुजाएं इक्वल है तो तीनों कोण होंगे वो भी इक्वल होंगे। इसका मतलब यहां पर स्टूडेंट इस त्रिभुज में जो कोण BAC है, कोण BAC ये भी यहां पर इक्वल है। इस त्रिभुज में कोण ACDK, तो इस त्रिभुज में कोण BAC क्या है, कोण I इज इक्वल, इस त्रिभुज में कोण ACD क्या है, कोण R। तो इसका मतलब कोण I बराबर कोण R। इस डायग्राम में देख लो वही दोनों त्रिभुज, ये जो कोण I है आपतित तरंगाग्र के लिए आपतन कोण, और ये जो कोण R है परावर्तित तरंगाग्र के लिए परावर्तन कोण, ये दोनों कोण यहां पर स्टूडेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यही परावर्तन का नियम है, यही क्या है, यही परावर्तन का नियम है। परावर्तन का नियम यही है स्टूडेंट कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, यही परावर्तन का मुख्य नियम कहलाता है। सही है। यदि अपन परावर्तन के द्वितीय या प्रथम नियम की बात करें, आगे पीछे वाले कोई से भी एक नियम की ओर बात करें, एक नियम अपना ये हो गया। एक नियम यहां पर ये है कि यहां पर आपतित तरंगाग्र कोमा परावर्तित तरंगाग्र एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये तीनों यहां पर एक ही तल में स्थित होते हैं। डायग्राम में भी देख लो, यहां पर यदि आप आपतित तरंगाग्र की बात करें स्टूडेंट, आपतित तरंगाग्र ये AB इस प्रकार ये इस तल में, बोर्ड का जो तल है, बोर्ड की जो लंबाई चौड़ाई है उस बोर्ड के तल में ही स्थित है। AB यहां पर इस तल में स्थित है। परावर्तित तरंगाग्र CD है वो यहां पर इस तल में स्थित है। और यदि अभिलंब की बात करें तो वो अभिलंब इस बोर्ड की ऊंचाई के रूप में इस तल में ही स्थित है। अर्थात यहां पर आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र जो अभिलंब है, ये अभिलंब, ये तीनों यहां पर एक ही तल में, इस बोर्ड के तल में ही स्थित है यहां पर। सही है। तो परावर्तन का एक नियम तो ये हो गया, और परावर्तन का दूसरा नियम क्या हो गया जो अपन ने यहां पर प्रूव किया। परावर्तन का पहला नियम तो ये हो गया, और परावर्तन का द्वितीय नियम ये है कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, जो यहां पर प्रूव किया स्टूडेंट अपन ने। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के इक्वल है। आपतन कोण I इज इक्वल आपतन कोण परावर्तन कोण R, ये अपन ने यहां पर प्रूव किया स्टूडेंट। आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण R के बराबर होता है, ये परावर्तन का मुख्य नियम होता है। तो यहां पर हाइगेन्स सिद्धांत द्वारा प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या की, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को प्रूव किया। परावर्तन के जो नियम है उन्हें यहां पर सिद्ध कर रहे हैं। परावर्तन के नियमों की यहां पर व्याख्या की गई इस प्रकाश के हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत के आधार पर। सही है। तो यहां पर हाइगेन्स सिद्धांत द्वारा परावर्तन के नियमों की स्पष्ट व्याख्या हो चुकी है। क्लियर है स्टूडेंट। तो यहां पर स्टूडेंट आज की क्लास में अपन ने डिस्कस किया है हाइगेन्स सिद्धांत द्वारा प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, प्रकाश के परावर्तन के नियमों की व्याख्या। यहां पर हाइगेन्स सिद्धांत द्वारा परावर्तन के नियमों को सिद्ध कीजिए। आशा करता हूं स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि स्टूडेंट आपको कोई कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। स्टूडेंट यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर बनता है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए, इससे अपलोड होने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।